संतोष सर, आप शायद कुछ बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। कैन यू प्लीज रिपीट? एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से सर, कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, अप्रोक्स 31-32 के आसपास आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाए थे, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सारे लोग एटलीस्ट अटेंड करें इस वेबिनार को। अदरवाइज जो MIL आपके लिए कर रहा है, और अगर आप लोग ही अटेंड नहीं करोगे तो फिर वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। आगे चल के आपको फिर से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च 31 आने वाला है, ईयर एंड होगा, फिर से आपका बर्डन बढ़ जाएगा कि हम अकाउंटिंग को कंप्लीट कैसे करें। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग जितने भी हो, आप प्लीज़ अपने काम को कुछ ऐसे मैनेज करें कि बाय 4:30 अराउंड आपका काम कंप्लीट हो जाए उस दिन का, एंड स्ट्रेस फ्री होके आप लोग 5 बजे से आपका सेमिनार अच्छे से अटेंड कर सकें। अच्छा, ओके, तो मतलब आप लोग कॉमन ग्रुप बना के कर रहे हो अटेंड? जी जी जी, ओके, देन इट्स फाइन, देन इट्स टोटली फाइन। और एक चीज़, जैसे मैंने कल आपको क्लास मतलब ग्रुप में भी मैसेज किया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो नीड है उसको फुलफिल कर सकें। इस दौरान हमको भी इम्प्रूव होना पड़ेगा। तो कोई भी क्लास अगर आपको ठीक ना लगे तो आप प्लीज़ अपना जेन्युइन वोट उसको नो करके भी दे सकते हैं। ट्रस्ट में, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आप लोग अपना जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा। डेली क्लास का जो वोटिंग होगा उसके बेसिस पे हम अपनी नेक्स्ट क्लास को और इम्प्रूव करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि जब ग्रुप में आपको एक पोल दिया जाता है, आप प्लीज़ सारे लोग उसको पार्टिसिपेट कीजिए। जी सर। जी, सॉरी सर, प्लीज़ रिपीट कीजिए, नहीं समझ पाया मैं। जी, तो सर वही बता रहा हूँ आपको। मैं पहले आपको बेसिक्स ही बताया था कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है। सर सिंपल सी बात है, सोचिए, अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप ये रेसिपी अगर खाना खाओगे ना, तो ये खाना खाने से आपको बहुत फायदे होंगे, वरना लोग खाएंगे क्यों? पहले आपको फायदा तो बताऊं, किसको खाने से फायदा क्या क्या होगा। जब आपको वो समझ में आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि चलो अब इस रेसिपी को बनाते कैसे, वो जानते हैं। तो उसी तरीके से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर उसका हम बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो जाएगा ना, वो होने के बाद, क्योंकि जब हम आगे चल के प्रैक्टिकल में एंट्री करेंगे तो ये सारा का सारा डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ना, ये उस समय बहुत हेल्प करेगा। तब आप जब नंबर सॉल्व करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो आपके बैकएंड में रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ फ़ायदा हो रहा था, ऐसा कुछ उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको इस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ेगा। आई होप सारे लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट। चलिए, मैं आप सभी को कर रहा हूं म्यूट। अगर आपका कुछ डाउट रहेगा आप हैंड रेस कीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा।
नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका आज फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पिछली क्लासेस में हमने बहुत कुछ जाना था, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर आपको फ़ायदा पता होगा तब आप उसको करने में आपका उसका इंटरेस्ट भी आएगा, है कि नहीं। सीधी सी बात है, मान लीजिए अगर कोई एक LIC का एजेंट आके आपको बोले कि सर आप ये पॉलिसी करवा लीजिए, इसके फ़ायदे क्या हैं कि कल अगर आप ना रहो तब भी आपकी फैमिली को करोड़ों रुपए का बैकएंड में सपोर्ट मिल जाएगा। तो जब आपको फ़ायदा पता चला तब आपके मन से आया कि हाँ भाई फ़ायदे वाली बात है, अब हमको LIC करनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर आपको मैं ये बोलूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आप करते हो तो आपको इतने ढेरों सारे फ़ायदे मिलेंगे, तो आपका भी उसमें एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि हाँ अगर हम ऐसे करते हैं तो आगे चल के वो कितना सारा फ़ायदा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही कॉमन सेंस वाला टॉपिक है ये वाला, आप इजीली इसको समझ पाओगे। देखिए सबसे पहले आपका आता है फाइनेंशियल ट्रैकिंग। जी हाँ, अकाउंटिंग अलाउज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू ट्रैक देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर पाओगे, कब कब मेरी कितनी कितनी सेल्स हो रही है, किसको सेल्स हो रही है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, किन तारीखों को आ रहा है, मुझे पेमेंट कब करना है, किसको करना है, कितना करना है, मैंने कब किया, कितना नहीं किया, कितना देना बाकी है। इस तरीके से बहुत सारे जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं आप उसको ट्रैक कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल बिजनेस ओनर कैन यूज अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड डेली सेल्स, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट्स टू सी हाउ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग ओवर टाइम। जी हाँ, जब आप आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपका बिजनेस किस ओर जा रहा है, क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है या वो लॉस कर रहा है। ये आप तभी कर पाओगे जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करोगे। तो द वेरी फर्स्ट इसका फ़ायदा हो गया, एडवांटेजेस क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल ट्रैकिंग। आपका पैसा कहाँ से आके कहाँ को जा रहा है इसका एक ट्रैक आप मेंटेन कर पाओगे। देन द नेक्स्ट वन इज बजटिंग एंड प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बजटिंग एंड प्लानिंग, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छे तरीके से कर रहे हो तो ये आपको बजटिंग करने में हेल्प करेगी, आपको प्लानिंग करने में हेल्प करेगी। आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको अपर लेवल से एक इंस्ट्रक्शन आता होगा कि इस बार हमने बजट रखा है कि इस पर्टिकुलर हेड में हम इतना खर्चा करेंगे, इस बार हमने एक बजट रखा है कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इस बार हमने प्लानिंग किया है कि हम अप्रैल में इतना प्रोडक्शन करेंगे, मार्च में इतना करेंगे, जुलाई में इतना करेंगे, इस तरीके से। तो ये सारा का सारा डेटा कैसे बना रहा है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, वो आपको कुछ रेलिवेंट डेटा प्रोवाइड कर रही है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट एक डिसीजन ले पा रहा है और अकॉर्डिंगली उसको अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट कर पा रहा है। तो अकाउंटिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग बजट्स एंड फाइनेंशियल प्लान्स। अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगी किस चीज़ में, बजट क्रिएट करने में और फाइनेंशियल प्लान करने में। एन इंडिविजुअल कैन यूज अकाउंटिंग टू ट्रैक देयर इनकम एंड एक्सपेंसेस, मेकिंग इट ईजियर टू प्लान फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक वेकेशंस और होम रिनोवेशंस। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो, आपको पता होगा कि मेरे पास कितना कितना पैसा आने वाला है, कितना अवेलेबल है और कितना फ्यूचर में जाने वाला है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास 1000 रुपये आने वाले हैं अभी। लेट्स सपोज मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं एक जगह नौकरी करता हूँ, मुझे हर मंथ सैलरी मिलती है। तो लेट्स सपोज मुझे 1000 रुपये की सैलरी मिलती है तो मेरे पास कैश आएगा 1000 रुपया। जब इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड करूँगा तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे को कैसे हेल्प करेगी, वो बताएगी मेरे को कि 1000 रुपये आपके पास आने वाला है, प्लस मेरे मंथली जो एक्सपेंसेस है, रेंट का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, बेसिक नीड्स, मान लीजिए वो मेरा 300 रुपये का खर्चा है, तो इट मीन्स मेरे पास 700 रुपये का सरप्लस बचेगा। इस तरीके से अगर हर महीना मेरा यही यूनिफॉर्म अगर चला तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे साल भर में करीबन 8,400 रुपये का सेविंग्स हो जाएगा।
अब मान लो मुझे फ्यूचर में 1 साल बाद कहीं छुट्टियों पे जाना है, तो मैं एक अनुमान लगा पाऊंगा, मैं एक बजट बना पाऊंगा कि हाँ भैया मेरे पास 8,400 रुपये तक बच जाएगा, तो जो मैं नेक्स्ट ट्रिप प्लान करूं वो मैं इसके अंदर ही प्लान करूं, मतलब 7-8 हज़ार रुपये तक का मैक्सिमम खर्चा हो, ऐसा कुछ प्लान करूंगा मैं। तो ये सब चीज़ कब हो पाएगा? जब आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, जब आप अपने सारे फाइनेंशियल चीज़ों को लिखोगे, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पर जाएगा, कितना बचेगा, ये सारा जब आप करोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगी बजट बनाने में और प्लानिंग करने में। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्स कंप्लायंस। जी हाँ, अकाउंटिंग एंश्योर्स कंप्लायंस विथ टैक्स लॉज। अगर मैं बात करूं जैसे इनकम टैक्स में सही जैसे आपको बोला गया है करने के लिए, आप वैसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपको अकाउंटिंग बताएगी। जीएसटी का जो प्रोविजन है वो आपने सही किया है कि नहीं, ये आपको अकाउंटिंग बताएगी। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आपने एक कंसेप्ट सुना होगा टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। लेट सपोज आपने किसी से कोई एक सर्विस ली, कोई एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली, तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन आता है 194C, जो ये कहता है कि अगर आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और आप उसको अगर पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट करते समय आप उसका, अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका 1% आप टीडीएस काट कर बाकी पैसा उसको दे देना। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का उसको पेमेंट करना है, तो 1 लाख रुपए का 1% यानी कि आप क्या करोगे, 1,000 रुपये उससे काट लोगे और बैलेंस 99,000 आप उस पार्टी को पे करोगे, और ये जो 1,000 आपने काटा है ये आप गवर्नमेंट को जमा कर दोगे टैक्स के नाम का उस रेस्पेक्टिव पर्सन के पैन के अगेंस्ट में। ऐसा इनकम टैक्स एक्ट कहता है। तो क्या आपने ऐसा किया, ये कौन बताएगा, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगी। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखोगे वहां पर आपको टीडीएस का एक लेजर दिखेगा, और उस लेजर में दिखेगा कि आपने किस अमाउंट के ऊपर कितना पैसा काटा और वो पैसा कब आपने गवर्नमेंट को जमा किया। ये चीज आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिखाएगी, बताएगी आपको कि देखो ये सब सही हुआ है। सिमिलरली अगर हम बात करें जीएसटी की, तो आपका जीएसटी क्या बोलता है कि लेट सपोज आप कोई आइटम बेच रहे हो, लेट सपोज आप बॉम्ब बेचते हो, ठीक है, तो बॉम्ब के ऊपर लेट सपोज 18% जीएसटी है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपने 1,000 रुपये का बम अगर आप बेचा, तो गवर्नमेंट क्या कहती है जीएसटी में कि जब जब आप माल को बेचोगे तब तब आप जिसको बेच रहे हो उससे जीएसटी भी कलेक्शन करो 18% की रेट से। तो मान लीजिए 1,000 रुपये का बम था और 18% यानी कि 180, तो कुल मिलाकर आपने जिसको बम बेचा आप उससे 1,180 रुपये इकट्ठा करोगे। टोटल 1,180 रुपये ले लिए, इसमें से 1,000 रुपये अलग कर दो क्योंकि वो आपके अपने हैं, आपने जिसको प्रोडक्ट बेचा वो उसका था। बैलेंस 180 गवर्नमेंट का है जो कि आपको नेक्स्ट मंथ 20 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है, तो आप 20 तारीख उसको पे कर दोगे। कौन सा? 180 रुपया जीएसटी वाला। तो ऐसा करना चाहिए, कौन कह रहा है? जीएसटी कानून कह रहा है। तो क्या आपने ऐसा किया? कौन बताएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो तो आपका टैक्स का कंप्लायंस होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख रहे हो, आपको पता चल गया कि अरे हमने तो ये पेमेंट किया ही नहीं, तो आप गलती करने से बचोगे और समय रहते ही पेमेंट कर दोगे। और अगर नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट, लेट फाइन, पेनल्टी, ये सब कुछ आपके ऊपर लगेगी। तो एज ए रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करोगे तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा फायदा क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, अगर हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा रेडी रहेगा ना, तो हम फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अभी आपके कंपनी को आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए 20 नई एसी लगवानी है। 20 नई एसी लगवानी है। एसी मीन्स एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। और मान के चले कि एक एसी का कॉस्ट लगभग 50,000 रुपये है, तो 20 एसी का लगभग कॉस्ट कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आपके मैनेजमेंट ने सोच लिया। लेकिन
जब भैया आप 20 एसी लगाओगे, आपके यहाँ से 10 लाख रुपए जाएंगे, तो पहले ये तो चेक करो कि क्या आपके पास 10 लाख अवेलेबल है भी कि नहीं। तो वो कौन बताएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को खोल कर देखोगे कि मेरे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि लेट सपोज हमारे पास अभी 5 लाख रुपए हैं। तो अभी आप उसको परचेज नहीं करोगे, आप थोड़ा समय रुकोगे। आप रुकोगे कि भैया लेट पहले और पैसे आने दो, ये 5 लाख का पैसा बढ़ के 10-15 लाख होने दो, फिर हम सप्लायर को पेमेंट देंगे और एसी लेकर आएंगे। तो ये चीज़ आपको जो डिसीजन लिए, फाइनेंशियल डिसीजन, ये कौन मदद किया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सोचकर देखिए एक पल के लिए, एक बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पूरी साइड कर दो। और हमारा केस में क्या था? 5 लाख रुपए आपके बैंक में पड़े हैं, ठीक है। अब आपको 20 नई एसी लगवानी थी। आपने क्या किया? बैंक बैलेंस चेक किया ही नहीं और आपने सीधा ऑर्डर दे दिया सप्लायर को कि भैया आप एसी भेज दो। उसने एसी भेज दिया और आपने ऐसा कंडीशन भी कर लिया कि हाँ कोई बात नहीं, जब आप एसी भेजोगे, इंस्टॉल कर दोगे, पैसे ले जाना। सप्लायर ने कंप्लीटली एसी को भिजवाया, फिटिंग करवाया, अब पैसे लेने के लिए आपके पास आ गया, बोले लाओ मेरे पैसे। अब आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, पैसे दे देते हैं। आप जब गए पैसे निकालने के लिए, पता चला आपके बैंक में पैसे ही नहीं है। आप उसको लेट सपोज उसको चेक देते, आप उसको चेक से पेमेंट करते कि ये लो भैया चेक, चेक से पेमेंट कर लेना। उस आदमी को पता नहीं कि आपके बैंक में कितना पैसा है। वो आदमी आपका दिया हुआ चेक लेकर अपनी बैंक में जब जमा किया, उसकी बैंक से चेक आया एनकैश होने के लिए, पता चला आपके अकाउंट में सिर्फ 5 लाख है, लेकिन आपने चेक कितने का दे दिया? 10 लाख। यानी कि आपके बैंक में इनसफिशिएंट फंड है और फिर भी आपने ज़्यादा का चेक दे दिया। तो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपने यहाँ पर क्या किया? गलत काम किया और साथ ही साथ आपने उसमें ठगी किया। तो एक और एक्ट है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420, आपने उससे फ्रॉड करने की कोशिश करी। एक्चुअल में नहीं किए हो, गलती क्या हुई आपसे? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि मेरे बैंक में उतने पैसे हैं कि नहीं है। लेकिन खुद सोच कर देखिए, अगर आपको पता होता कि आपके बैंक में कितने रुपए हैं और अभी अगर 5 लाख ही रुपए हैं, तो आप उसको 10 लाख का चेक कभी नहीं देते। या फिर आप अपने जो परचेज ऑर्डर आपने रेस किया, आप थोड़ा रुकते कि थोड़ा रुक जाओ, पैसे आने दो, फिर हम खरीद लेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये होता है फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद कौन कर रहा है? आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर ये नहीं होती, आप गलत डिसीजन लेते और आपका एक गलत डिसीजन हो सकता है कि आपकी पूरी दुकान को बंद कर दे। सोचकर देखिए, वो आदमी जब अगर ऐसे उसके साथ होता, वो जाता कंज्यूमर केस करने के लिए आपके ऊपर और बोलता कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी आपको ठग रही है, कंपनी ज़्यादा का माल लेके कमती पैसा दे रही है या कुछ पैसा दे नहीं रही है, कोर्ट तक आपको घसीट के लेकर जाया जाएगा। अब आप बिजनेस करने बैठे हो, आप अपना बिजनेस संभालोगे कि कोर्ट के चक्कर काटोगे? तो ये आपको फायदा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो देखिए क्या हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग डेटा असिस्ट इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। जी हाँ, जो अकाउंटिंग डेटा है, मतलब मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, ये क्या है? ये अकाउंटिंग डेटा है। ये आपको असिस्ट करता है किस चीज में? मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, कि आप सही समय पे सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सको। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए फैमिली कैन रिव्यू देयर मंथली एक्सपेंसेस टू डिसाइड इफ दे कैन अफोर्ड टू परचेज अ न्यू कार और इफ दे शुड सेव मोर। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि एक फैमिली ने अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखा और ये एक फाइनेंशियल डिसीजन लिया कि जितना अभी हम बचा रहे हैं पैसा, क्या उससे हम नई गाड़ी खरीद लें कि अभी और पैसा बचाएं। वही एग्जांपल ले लो जो हमने आपको बताया कि अभी हमारे पास बैंक में सिर्फ 5 लाख हैं, 20 नई एसी खरीदने के लिए हमको कितना चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। तो क्या हम अभी 10 लाख का खरीद सकते हैं कि थोड़ा और रुकें? समझ में आ गया आपको? आप में से किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ये समझ रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, एसेट मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस हमारे लेक्चर में बताया था कि एसेट मीन्स व्हाट? एसेट का मतलब होता है संपत्ति। हर वो चीज जो भविष्य में आपको बेनिफिट पहुंचाने वाली है, वो आपके लिए एसेट है। जैसे आप ये जो पूरा पैनल देख रहे हो, ये पैनल मुझे अभी लंबे समय तक बेनिफिट देने वाला है, तो ये पैनल मेरे लिए क्या है? एक एसेट है, ठीक है।
ठीक उसी तरीके से जो लैपटॉप है मेरे पास वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि वो मुझे बेनिफिट पहुंचाने वाला है। जो ये बिल्डिंग है मेरी, ये बिल्डिंग मेरे लिए एसेट है। फर्नीचर मेरे लिए एसेट है। ये सारे कैश, बैंक बैलेंस, ये सब मेरे लिए एसेट हैं। ठीक है, तो एक बिजनेस में एसेट का मैनेजमेंट करना अगर है आपको, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग मदद करती है। कैसे करती है आपको बताता हूं मैं, आप इस चीज को पहले पढ़िए फिर आपको डिस्कस करता हूं मैं। अकाउंटिंग हेल्प्स इन ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स। जी हाँ, आपके एसेट को वो ट्रैक कर रही है कि उसका क्या वैल्यू है और उस एसेट में हर बार कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है और उसकी वैल्यू कितनी गिर रही है, वो सारा का सारा अकाउंटिंग ट्रैक करती है और एसेट को मैनेजमेंट करने में मदद करती है। ए कंपनी कैन यूज अकाउंटिंग टू मॉनिटर द डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मेरे पास जो मशीनरी या इक्विपमेंट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी गिर रही है, वो सब कुछ मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है। एंड एंश्योरिंग दे आर रिप्लेस्ड और मेंटेन्ड व्हेन नीडेड, और ये एंश्योर करती है कि जब जरूरत पड़े तब हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बड़ा ही प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, तो देखिए, आज मान लीजिए मैंने एक 100 रुपए का एसेट खरीदा और वो पर्टिकुलर एसेट जो है वो 10 साल तक यूज में आएगा। ये जो है ये 10 साल तक यूज में आएगा। तो अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 100 रुपए का एसेट 10 साल तक चलने वाला है, यानी कि हर साल ये एसेट 10-10 रुपए का यूज होते जाएगा एंड सो ऑन। हर साल ये एसेट में 10-10 रुपए का यूज कर लूंगा। जब ईयर 10 आएगा तब ऑलमोस्ट ये एसेट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब मैं उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस पर्टिकुलर एसेट को देख रहा हूं तो मैं मॉनिटर कर रहा हूं कि इसका वैल्यू 100 था और वो गिरते गिरते 90, 80, 70, 60, 50 से कम हो गया है। इट मीन्स अब बहुत ही समय, बहुत जल्दी ही मुझे एक नया एसेट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये एसेट अब और काम का नहीं रहा। ये चीज कौन बताएगा आपको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सोचकर देखिए, आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। अब आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप हर एक एक डिपार्टमेंट में जाओ, जाकर झांको कि ये मशीनरी की हालत कैसी है, ये फर्नीचर की हालत कैसी है, क्या अभी ये और चलेगा कि नहीं चलेगा, उतना आपके लिए फिजिबल नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको वो हेल्प कर देती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको एक पिक्चर दिखा देती है, देखो इस पर्टिकुलर एसेट का इतना रुपया है, बस अब ये खत्म ही होने वाला है। आप अपनी ऑफिस में अपने कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे देख सकते हो कि कौन कौन से एसेट हैं जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट गिर चुकी है, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 90% तक खत्म हो चुकी है। अब मुझे वो एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। और जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद लोगे तो ये आपको बता देगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बता देगी एडवांस में, देखो ये सारे एसेट हैं जो आपको बहुत जल्द रिप्लेस करने हैं, तो अकॉर्डिंगली आप कुछ पैसा इकट्ठा कर लोगे और समय रहते ही पहले से वो एसेट ले आओगे, ताकि जिस मोमेंट पुराना एसेट खत्म, इमीडिएटली नया एसेट लाके काम चालू कर दोगे। क्योंकि अगर ऐसा हो कि आपने उस चीज को ध्यान नहीं दिया, आपका पुराना मशीन पूरा खराब हो गया और अब आपको नई मशीनरी खरीदनी है, फिर आप जाओगे मार्केट में खोजने के लिए, लेने के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 5 दिन 10 दिन डिले होगा, तो उतने दिन आपका काम बंद हो जाएगा। काम बंद हो गया मतलब आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा मतलब आप सामान नहीं बना पाओगे, सामान बना नहीं तो सामान बाजार में बिका नहीं, सामान बिका नहीं तो पैसे भी आए नहीं, फंस गए आप। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये एसेट का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपसे करवाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जी हाँ, अब आप में से जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं, अब आप लोग खुद सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, चाहे आपने फिक्स डिपॉजिट में किया होगा या फिर चाहे आपने गोल्ड में किया होगा। तो याद कीजिए, जिस दिन आप मार्केट गए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कि चलो मैं अपनी वाइफ के लिए एक सोने की चूड़ी लेके चलता हूं, आप जब मार्केट में गए, शोरूम में गए, आपको पता था बैक एंड में कि मेरे पास 5 लाख का बजट है या 10 लाख का बजट है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कि भाई मुझे क्या लेना है, कितने का लेना है।
अब ऐसा तो नहीं कि मेरी जेब में 10 लाख रुपए है और मैं पहुंच गया भैया 1 करोड़ का चूड़ी दिखाओ, वैसे तो नहीं होगा। आपने कैसे किया, आपने वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद ली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने आपको बताया कि देखो मेरे पास इतने रुपए हैं और ये अभी फ्री पैसा है, अब इस पैसे को आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि नियर फ्यूचर में कोई ऐसा बड़ा खर्चा आपके आंख के सामने नहीं है, तो ये पैसा पूरा फ्री है, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने आपको इन्वेस्टमेंट करने में भी मदद किया। अगर मेरे पास पैसे रहेंगे तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन रहेंगे कि मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं। खुद सोच कर देखिए, अभी अगर मान लीजिए आपके बैंक में, आपके बैंक बैलेंस में मान लीजिए 20 लाख से भी ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, अब ऐसे केस में जब आप मार्केट जाओगे ना, तो आपको अगर मोबाइल फोन खरीदना है तब आप ये कुछ सोचोगे नहीं कि मैं 10,000 का लूं कि 20,000 का लूं कि 30,000 का लूं, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट पैसा है। अब उस केस में क्या होगा, जो फोन अच्छा लगेगा मैं वो ले लूंगा। अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, आईफोन भी लेना पड़ा, लाख रुपए का है, कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए मैं ले सकता हूं। ये आप कब कर पा रहे हो, जब आपको पता है कि मेरे पास कितना है। तो ये कितना है कौन बताया आपको, ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताई। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने आपको मदद किया, आपको असिस्ट किया किस चीज में, कि आप इन्वेस्टमेंट करो, कितना करो, कहां करो, कैसे करो, ये कौन हेल्प किया आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर क्या मैं आप सबको समझा पा रहा हूं, क्या मैं आप सबको समझा पा रहा हूं, प्लीज रेज योर हैंड। मैं बस खाली अपने कंफर्मेशन के लिए चाहता हूं। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, अगर मेरे पास पैसे हैं तो ही फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी में कंपेयर कर सकता हूं, इसमें इन्वेस्ट करना है कि उसमें करना है कि किस में करना है। लेकिन अगर मेरे पास पैसे ही लिमिटेड हैं तो फिर भैया हम सिर्फ इसी में ही कर सकते हैं इन्वेस्ट। मेरा बजट है, मान लो मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए हैं, तो मैक्सिमम 10-12 हज़ार का ही फोन खरीद सकता हूं। ये भी डिसीजन मैंने लिया, कैसे लिया, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने मेरे को बताया कि आपके पास 15,000 रुपए हैं। अब आप जब मार्केट जा रहे हो तो दुकानदार को बोलो कि भैया सिर्फ 10 से 12 हज़ार का रेंज वाला दिखाइए, वरना वो तो आपको 1-1 लाख का फोन दिखाएगा, कहां से ले लोगे। ठीक है, सी फॉर एग्जाम्पल, an individual considering investing in a stock can analyze the company's financial statements to assess its financial stability and growth potential। यहां पर एक और पहलू दिया है इस चीज का, इस टॉपिक का एक और पहलू, मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास बहुत सारे कंपनी के ऑप्शन है कि कौन से कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप रिलायंस में इन्वेस्ट करोगे, आप टाटा में करोगे, कि आप भारत पेट्रोलियम में करोगे, कि किस में करोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस रेस्पेक्टिव कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आप क्या करोगे, पहले कंपेयर करोगे कि भैया कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किसका शेयर्स पर शेयर क्या रेट का है, मेरे पास कितना पैसा है, अब मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इसमें भी आपको ये हेल्प करता है। आप में से किसी ने हैंड रेस किया है, शायद कुछ आपका डाउट है। जी सर बताइए। शांतनु सर ने हैंड रेस किया है, ओके सर, ये बाय मिस्टेक हैंड रेस हुआ है कि आपका कुछ डाउट है। नो रिप्लाई, तो आई थिंक ये फिर ऐसे ही हुआ होगा। ओके, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे इसका भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करेगी। आप जाओगे रेस्पेक्टिव, आपके पास 4 ऑप्शन है, मान लीजिए कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। आप चारों कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लो, कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाया बस उसमें इन्वेस्ट कर लो। कौन मदद किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर नेक्स्ट देखिए, डेट मैनेजमेंट। डेट मतलब मैं सिंपली बोलूं क्रेडिट, या फिर सिंपल भाषा में उधार या फिर लोन। आप इसको कैसे मैनेज करोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी हेल्प करेगी। देखिए क्या कहता है ये,
अकाउंटिंग हेल्प्स इन मैनेजिंग डेट। आपका जो डेट है, आपने मार्केट से कहाँ कहाँ से कितने पैसे उठाए हैं, उसको कब चुकाना है, कितना चुकाना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, उसकी ईएमआई कितनी आएगी, ये सारी की सारी जानकारी कौन देगा आपको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखिए क्या कह रही है, ए पर्सन विथ मल्टीपल लोन्स, एक आदमी के पास बहुत सारे लोन्स है, मल्टीपल लोन्स है, ठीक है, मेरे पास कार लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, तो इस तरीके से मेरे पास मल्टीपल लोन्स है। तो हर एक लोन कितना बाकी है, उसका ईएमआई कितना आएगा, उसके ऊपर उसका ड्यू डेट कब है, कब मेरे को पेमेंट करना है, ये सारा का सारा कौन बताएगा आपको? ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगी। तो ए पर्सन विथ मल्टीपल लोन्स कैन यूज अकाउंटिंग टू कीप ट्रैक ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। वो आदमी अपना सारे लोन के ऊपर एक साथ ट्रैकिंग कर सकता है कि कौन सा लोन कितना 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 बाकी है और उसका पेमेंट का शेड्यूल कब कब है, मुझे कब पैसे देने हैं। लेट सपोज मुझे पता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी लोन लिया होगा। तो मान लीजिए आपने कोई लोन लिया ₹1,00,000 का, और उस ₹1,00,000 के ऊपर आपको 10,000 रुपये का ईएमआई आपको चुकाना है, और ये आप चुकाओगे एवरी मंथ 10th। हर महीना 10 तारीख को आपके बैंक से 10,000 रुपये कट के चले जाएंगे। तो आप क्या इंश्योर करोगे कि 10 तारीख से पहले मेरे बैंक में एटलीस्ट 10,000 रुपये होने चाहिए, ताकि जब बैंक सामने वाला लोन का पैसा काटने के लिए आए तो उसको सफिशिएंट पैसा मिले, वो उतना पैसा ले ले। तो ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करेगी। एंश्योरिंग दे मीट देयर ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम। जी हाँ, समय पर वो लोन आप चुका सको, ये आपको हेल्प कौन करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि आपको बता देगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि इतना पैसा इतना तारीख को आपको देना है। बजटिंग कर लो, प्लानिंग कर लो, कैसे पैसे लाना है, क्या लाना है, क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प नहीं ली तो आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, उसकी मेमोरी वीक होती है। कितना याद रखोगे? 4 दिन पहले आपने क्या कपड़ा पहना था आपको याद नहीं, लेकिन इसमें कुछ हमारा लॉस नहीं हो रहा। लेकिन 4 दिन बाद मुझे मेरे लोन की किस्ती भरनी है, ये अगर मैं भूल गया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, तब लॉस होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लोगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद लोगे। प्रॉफिट एनालिसिस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट एनालिसिस में मदद करेगा। कैसे? बिजनेसेस यूज अकाउंटिंग टू एनालाइज देयर प्रॉफिटेबिलिटी। जी हाँ, हमने बोला था पहले क्लास में कि जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जैसे मैनेजमेंट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है कि हम किस तरीके जा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, क्या हम सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, कहीं हमारा कंपटीटर हमसे ज़्यादा तो नहीं कमा रहा। हम कंपेरेबिलिटी भी करेंगे, हम अपने आप को भी देखेंगे, तो ये सब देखकर हम डिसीजन ले पाएंगे। तो प्रॉफिट हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, वो चीज़ एनालिसिस हम कर सकते हैं जब हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी तब। ए रिटेलर कैन एसेस विच प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल बाय एनालाइजिंग सेल्स डेटा। जी हाँ, अकाउंटिंग आपको सेल्स डेटा देगी, वहां पर वो आदमी देख सकता कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा मोस्ट प्रॉफिटेबल है। तो जो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा कमाई करके दे रहा है उसी को बेचो ना। जो प्रोडक्ट कमती कमाई दे रहा है उसमें माथामारी करके क्या मतलब? ऐसे प्रोडक्ट बेचो जो कमती मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट दे। तो आपको कौन बताएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड जो आपको प्रॉफिट दे रहा है वो प्रोडक्ट, उसका रिलेटेड कॉस्ट कितना आ रहा है, वो भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता देगी कि आपने अगर ये प्रोडक्ट बेचा, इस प्रोडक्ट को बेचने से हमको इतना प्रॉफिट तो होगा, लेकिन इससे रिलेटेड खर्चा क्या क्या होने वाला है, कितना कितना लगने वाला है, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। कौन देगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस वैल्यूएशन। जी हाँ, अकाउंटिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस का वैल्यू कितना है वो जानने में हेल्प करती है अकाउंटिंग। पोटेंशियल बायर्स और इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एसेस इट्स वर्थ। जो लोग आपकी कंपनी को खरीदने वाले हैं या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस टीवी सीरियल देखा होगा जिसका नाम है शार्क टैंक। शार्क टैंक क्या आप में से देखा है किसी ने? प्लीज रेज योर हैंड। जी,
कुछ लोगों ने देखा है शार्क टैंक। बेसिकली क्या है, यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो बहुत पैसा लेके बैठे हैं। अब यहाँ पर ये एक इंसान आ गया अपना बिजनेस आइडिया लेके कि सर मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मेरे पास जो बिजनेस आइडिया है वो छोटे रूप में है, अगर पैसा आ जाए तो बहुत बड़े रूप में कर पाऊंगा। तो ये इंसान पूछता है कि भैया आपका बिजनेस कितने वैल्यू का है, मुझे ये बताइए। तो ये बोलते हैं कि सर मेरा बिजनेस जो है अभी 1 करोड़ का है, या मेरे बिजनेस का वैल्यू अभी 10 करोड़ का है, इस तरीके से ये बोलता है। तो इस आदमी को पता कैसा चला कि मेरा बिजनेस 1 करोड़ का है कि 10 करोड़ का है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको हेल्प करी बिजनेस वैल्यूएशन करने में, कि आपका बिजनेस कितना वैल्यू है, कितनी उसकी औकात है, ये बताएगा कौन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए मान लीजिए ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है मान लीजिए। बैलेंस शीट मतलब आपके कंपनी में टोटल एसेट कितने हैं, मतलब जो आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं, और आपके कंपनी में टोटल लायबिलिटी कितनी है, मतलब जहां पर आपके पैसे खर्च होने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आज मेरे बिजनेस में एक कैश पड़ा हुआ है, कितने रुपए का? 5 करोड़ रुपए का। मेरे बिजनेस में 5 करोड़ रुपए का कैश है। तो अब आप बताइए आप मेरा बिजनेस कितने में खरीदोगे? 5 करोड़ या उससे कम, अगर हम सिर्फ इतना डेटा देखें तो। क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ खरीद रहा हूं तो मुझे फायदा भी होना चाहिए। अगर 5 करोड़ मुझे दिख रहा है तो मैं उससे कमते में खरीदना चाहूंगा, या फिर मैक्सिमम 5 करोड़ कि भैया 5 करोड़ में भी हम ले लेंगे, आगे चल के हम बिजनेस को आगे और ग्रोथ करवा लेंगे। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि आपका एक लोन है, बैंक का लोन है 10 करोड़ रुपए का। अब बताइए क्या आप इस बिजनेस को खरीदना पसंद करोगे? नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि आज हम आपको 5 करोड़ दे भी दें तब भी हमारे ऊपर 10 करोड़ का लोन आ जाएगा। तो भैया ऐसा टेंशन कौन पाले? तो आपके बिजनेस का यहां पर क्या हो जाएगा? आपके बिजनेस के यहां पर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। एक और केस, आपके पास एसेट है मान लीजिए 100 रुपए का, लेकिन लायबिलिटी है सिर्फ 10 रुपए की। तो यहां पर आपका डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 90 रुपए का। यानी कि 90 रुपए का तो आपको इसमें शॉर्ट फायदा दिख ही रहा है कि 100 रुपए आपके पास अवेलेबल है कैश में और सिर्फ 10 रुपए चुकाने हैं, फिर भी कितना बच रहा है? सरप्लस 90। तो इस तरीके से, हालांकि ये जो मैंने बताया सिर्फ एक सिंपल टर्म बताया था आपको समझाने के लिए, एक्चुअल में वैल्यूएशन इस तरीके से नहीं होती है, उसका एक अपना अलग दुनिया है, अलग तरीका है, वो हम हमारी इस क्लास में डिस्कस नहीं करने वाले। बट इतना जान लो कि किसी भी बिजनेस का अगर वैल्यूएशन होने वाला है तो वैल्यूएशन होगा किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका हम देखेंगे कि भैया आपका प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, आपके पास एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद आपके बिजनेस का वैल्यूएशन हम निकालेंगे। तो वो वैल्यूएशन कैसे निकाला? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से निकाला। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा फायदा है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जी हाँ, प्रॉपर अकाउंटिंग एनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी। अगर आप सही ढंग से अकाउंटिंग कर रहे हो ना तो आपका अकाउंट्स पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन अ बिजनेस, जी हाँ, एम्प्लॉइज कैन बी कॉन्फिडेंट दैट देयर सैलरीज एंड बेनिफिट्स आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, फॉस्टरिंग ट्रस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, लेट सपोज अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो 100 रुपए का और रिकॉर्ड भी कर रहे हो 100 रुपए का, आपने आपके एम्प्लॉय को एक्चुअल में 100 रुपए दिए और आपने खर्चा दिखाया भी 100 रुपए, और जब आपका एम्प्लॉय इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है कि सैलरी 100 रुपया, हाँ भाई कंपनी खर्चा सही से दिखा रही है। लेकिन अगर मान लो कंपनी यहां पर क्या करती, 100 रुपए के बजाय 150 रुपए सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड करती, तब जिस एम्प्लॉय को 100 रुपए की सैलरी मिली है, क्या लगता है वो गुस्सा नहीं करेगा, वो बवाल नहीं करेगा कि आप मेरे को तो 100 देते हो लेकिन दिखाते हो गवर्नमेंट को कि आपने 150 दिया, मेरे को मेरा पैसा दो वरना मैं गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर क्या रहा है, आप अगर सही से लिखोगे, प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे, तो प्रॉपर अकाउंटिंग ऑलवेज क्या, ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करेगी। याद कीजिए कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग आपका नॉन बायस होना चाहिए,
किसी की बातों में आके कुछ भी मत दिखाओ, मैनिपुलेट मत करो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप लोग सत्यम का केस स्टडी देखिएगा। क्या आप में से किसी ने देखा? प्लीज रेज योर हैंड। सत्यम केस, नन ऑफ यू, ओके, नो इशू। अगर टाइम मिले तो प्लीज देखिएगा, अभी छुट्टी होने वाली है 3-4 दिन, सिर्फ 20 से 25 मिनट सत्यम केस को दीजिएगा, आपको और इंटरेस्ट आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। जी हाँ, अकाउंटिंग क्रिएट्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दैट कैन बी यूजफुल फॉर ऑडिट्स एंड लीगल पर्पसेस। जी हाँ, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो ना, तो आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो भी हिस्ट्री है उसको आप सुरक्षित रख सकते हो। किस दिन, किस तारीख को, किस कंपनी को आपने कितने रुपए दिए, कौन सी बैंक से दिए, कौन सा चेक नंबर से दिया, किस लिए दिया, कितनी बार दिया, कब उससे माल खरीदे, कब उसको माल बेचे, ईच एंड एवरीथिंग आप जो भी हो चुका है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये भविष्य में आपको बहुत फायदा देने वाला है। क्यों? क्योंकि ईयर एंडिंग जब होगा 31 मार्च, उसके कुछ दिनों बाद आपके यहाँ पर एक सीए आएगा ऑडिट करने के लिए। तब वो बोलेगा कि पिछले 1 सालों में आपने जो जो कारनामे किए हैं मुझे उसकी लिस्ट दो। आपने किस किस को माल बेचा, मुझे सेल्स रजिस्टर दिखाओ। आपने कहाँ कहाँ से माल खरीदा, मुझे परचेज रजिस्टर दिखाओ। आपने सैलरी में कितना खर्चा दिया, क्या क्या ब्रेकअप किया, बेसिक सैलरी कितना दिया, हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया, उसकी सैलरी से डिडक्शन कितना किया, पिछले पास्ट में, हिस्ट्री में जो भी किया है सब मुझे दिखाओ। तो आपका ऑडिट में मदद मिलेगी आपको, क्योंकि आपने हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड कर लिया। मान लीजिए कल आगे चल के आपके ऊपर कोई कंपनी केस कर दे कि भैया मैंने इस कंपनी को माल बेचा था, कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए, तब उस केस में ये हिस्टोरिकल डेटा जो है ये कोर्ट में एज एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हो कि देखो सर, हमने इतनी तारीख को इस आदमी को इस चेक से इतना रुपया दिया, फिर इतनी तारीख को इतना रुपया दिया, फिर हमने उससे डिस्काउंट भी लिया, फिर हमने उसको ऑल माल बेचा। ये सब आप कर सकते हो। नाउ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जी हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और हर साल का अगर आपके पास डेटा है, इस साल हमने 100 रुपये की सेल्स करी, अगले साल 120 की सेल्स करी, फिर हमने 150 की सेल्स करी, फिर हमने 2000 की सेल्स करी, तो क्या हो रहा है, आप अपने ही बिजनेस की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हम किस तरह जा रहे हैं। सी, द अकाउंटिंग अलाउज फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, बात हो रही है यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, कि पैसों से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगी। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन एनालाइज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन इफ इट इज मीटिंग इट्स फंड रेजिंग एंड प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या ले लिया गया कि मान लीजिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 100 रुपये का डोनेशन रिसीव किया और उसने उस 100 रुपये में से मान लीजिए 90 रुपया चैरिटी में खर्चा कर दिया। तो यहाँ पर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, चैरिटी करना। तो ये फाइनेंशियल पिक्चर देखकर उसको पता चलेगा कि हमारा जो मकसद है क्या हम उसमें सही सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको 100 रुपये डोनेशन मिला लेकिन आपने सिर्फ 5 रुपये ही चैरिटी में खर्चा किया, तो इट मीन्स यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। लेकिन जब बात करें 90 रुपये की, तो यस, यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लो जो मैंने आपको बताया कि आपका फर्स्ट ईयर में सेल्स था 100 रुपये का, अगले साल 110 हो गया, फिर बढ़कर 120 हो गया, फिर बढ़कर 200 हो गया, तो यहाँ पर आपका सेल्स क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, आपका परफॉर्मेंस ग्रोथ कर रहा है। ये आपको कैसे पता चला, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा, एनालाइज किया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में आपकी मदद करती है। तो ये था हमारा कुछ एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, अदरवाइज जो हमारा बैलेंस टाइम बचा है उसमें हम अभी जितनी इसकी एडवांटेजेस डिस्कस किए, फटाफट हम उसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेंगे और आज के क्लास को हम दी एंड करेंगे। क्या आप में से किसी को डाउट है, कुछ भी, कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आया हो, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। कोई नहीं, ओके।
तो देखिए हमने अकाउंटिंग की तारीफ तो बहुत कर ली कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करोगे तो उसमें ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। अभी हम जरा सा दूसरे एंगल से देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या उसमें लिमिटेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। फटाफट डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है। फर्स्ट वन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। देखिए अभी कुछ समय पहले हमने क्या बोला था कि आपके हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड कर ले रही है, जो कि भविष्य में बहुत काम आएगी, ऑडिटर आएगा, डेटा मांगेगा, तो उस एंगल से वो सही था। लेकिन अब हम लिमिटेशन के थ्रू अगर देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता क्या कर रही है, वो आज क्या है वो नहीं बताती, जो हो चुका है उसको बताती है। अब जो हो चुका है उसको तो हम बदल ही नहीं सकते, और जिसको हम बदल नहीं सकते वो कैसे रिलेवेंट हो गई हमारे लिए। समझ में आ रहा है आपको? ये एक लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको जो भी पिक्चर दिखा रही है वो दिखा रही है पुराना डेटा। भैया पिछले साल आपने ऐसे किया, अभी क्या कर रहे हो और आगे क्या करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड में। आप क्या करते आए थे लेकिन अभी क्या कर रहे हो। 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? पहले क्या हुआ था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल इंपॉर्टेंट क्या है, आज क्या है, अभी क्या है, अभी क्या करने वाले हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक लिमिटेशन क्या आ गई कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डेटा को ही रिकॉर्ड करता है और वो वही दिखाता है जो हो चुका है और जिसको हम बदल नहीं सकते चाह कर भी। समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट, एस्टिमेट्स एंड एजम्पशंस। बहुत बार अकाउंटिंग क्या करती है, वो कुछ एस्टिमेट को यूज करती है या कुछ एजम्पशन लेती है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारा डेप्रिसिएशन के केस में, मैंने एक एसेट खरीदा और मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि हाँ ये एसेट 10 साल तक जाने वाला है। अब आप खुद बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे ही 10 साल खत्म आपका एसेट स्वाहा? नहीं होता ना। ऐसे आपका एसेट 10 साल के पहले भी खराब हो सकता है, 10 साल के बाद भी जा सकता है, 15-20 साल तक भी जा सकता है। यानी कि यहां पर आपने शुरुआत में जो एक एस्टिमेट लिया कि नहीं 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 ये 10 साल तक जाएगा। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डिंग की लाइफ वो लोग 60 ईयर्स तक लेते हैं कि एक बिल्डिंग 60 साल तक जाएगी, लेकिन यार बिल्डिंग तो 100 बरस तक भी जाती है। तो यहां पर मैं बोलूं कि आपने जो एस्टिमेट लिया वो पूरा ट्रू एंड फेयर नहीं है, क्योंकि पूरा एक्यूरेट तो तब होता ना कि आपने पूरा एक्यूरेट उसकी लाइफ को एस्टिमेट किया होता, पूरा एक्यूरेट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं एक कार खरीदा, कार की लाइफ आपने बोल दिया भैया 5 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, मैं तो कार को 8 साल तक चला रहा हूं और कोई गड़बड़ नहीं हुई है, माइनर रिपेयरिंग मैंने करवाया है खाली। तो यहां पर आप अगर 5 साल उसकी लाइफ मान रहे हो तो आप एवरी ईयर 5 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन दिखाओगे और आपकी कार की वैल्यू को घटाओगे, तो फिर सही नहीं हुआ ना। क्योंकि आपने अकाउंटिंग में क्या किया, आपने कुछ एस्टिमेट लिया, आपने कुछ एजम्पशन लिया। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जी हाँ, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो वो नॉन फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड ही नहीं करती, जो कि कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान लीजिए अभी आपके बिजनेस में, जैसे हम रिलायंस के एग्जांपल लेते हैं, अभी मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी जब तक है बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। सीन को चेंज करते हैं, मुकेश अंबानी का छोटा भाई अनिल अंबानी, जो कि हम सबने देखा वो बिजनेस में फेल हो गया। अब कुछ ऐसा हो कि जो मैनेजमेंट था मुकेश अंबानी का, मुकेश अंबानी हट गया और किसी कारण से अनिल अंबानी आ गया। अब आप बताइए, क्या ये बहुत बड़ा एक इवेंट नहीं है? हमको पता है कि ये ऐसा इंसान आ गया जो खुद के बिजनेस को तो चला नहीं पाया, दूसरे को बिजनेस को क्या चलाएगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि मैनेजमेंट चेंज होने के कारण हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े, लेकिन इस नुकसान को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहीं रिकॉर्ड नहीं करती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलेगी भैया इसको मेरे को क्या लेना देना, मेरा तो काम सिर्फ वही है जो पास्ट में हो चुका है और जिसको मनी में मेजर कर सकते हो। अगर वो कुछ है ट्रांजैक्शन या इवेंट तो मुझे बताओ, मैं अच्छे से उसको रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उस केस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग गांधी जी की बंदर बन के बैठ जाएगी, हम कुछ देखेंगे नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं।
तो ये तो गलत हो गया। तो ये एक लिमिटेशन हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स फोकस ऑन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ओनली एंड मे नॉट कैप्चर वैल्यूएबल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। जी हाँ, अरे भैया मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया, बहुत बड़ा चीज है ये, इसको कैसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप? लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। जी हाँ, जब आप कोई एसेट खरीदते हो ना, मैनी एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने एक कार खरीदी थी या मैंने एक लैंड खरीदा था, फॉर एग्जांपल मैंने 5 करोड़ रुपए में मैंने 5 एकड़ जमीन खरीदी थी किसी एक जमाने में, फॉर एग्जांपल। थोड़ा और इजी करता हूँ इसको, ठीक है। लेट सपोज मैंने 5 करोड़ रुपए में 500 एकड़ जमीन खरीदी थी मेरी फैक्ट्री का प्लांट बैठाने के लिए। ये कब खरीदा था? ये आज से 60 साल पहले खरीदा था। तो आज भी जब आप अपना बैलेंस शीट देखते हो ना, आपको आपके बैलेंस शीट में क्या दिखता है मालूम? मेरे पास लैंड है 5 करोड़ रुपए का। कितना है? पूरा 500 एकड़। लेकिन आप खुद सोचिए, आज की तारीख में आपका बिजनेस जहां पर है उसके आसपास का जो भी लैंड है, क्या वो इतना सस्ता मिलेगा क्या? वो 5 करोड़ में 500 एकड़ आपको मिलेगा क्या? आपको नहीं मिलेगा। उसकी वैल्यू आज की तारीख में लगभग 600 करोड़ हो गई होगी। ये एक एग्जांपल है। यानी कि आपके पास एक्चुअल में 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलती है? आपके पास 5 करोड़ का लैंड है। एक्चुअल में क्या है आपके पास? आपके पास आज की तारीख में एक्चुअल में पूरे 600 करोड़ का लैंड है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आज भी क्या बोल रही है? ना 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 ना, आपने 5 करोड़ में खरीदा था तो 5 करोड़ का ही आपके पास लैंड है, ऐसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है। तो हो गया गड़बड़। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक क्या है? एक लिमिटेशन है, गलत बात है ये। फिर लिमिटेड स्कोप। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन और रिस्क। जी हाँ, सच एज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटीज और पेंडिंग लिटिगेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज को रिकॉर्ड ही नहीं कर रही है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई एक केस चल रहा है और फ्यूचर में अगर आप वो केस हार गए तो आपको इतना पैसा चुकाना पड़ेगा कि आपकी दुकान पूरी बंद हो जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको तो कुछ कर ही नहीं सकती। क्यों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलती है? वो बोलती है अगर हिस्ट्री पास्ट में कुछ हुआ और पैसे में आप उसको कर पा रहे हो पूरा मॉनिटर, तो मुझे बताओ, मैं रिकॉर्ड करता हूं। भविष्य में आप जीतोगे हारोगे, क्या मिलेगा क्या देना पड़ेगा, वो तो फ्यूचर की बात हो गई, तो मैं कुछ नहीं करने वाला। तो गड़बड़ हो गई। आपको बताना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, लेकिन आपने नहीं बताया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये एक लिमिटेशन हो गया कि वो सिर्फ लिमिटेड स्कोप के साथ रहता है। देन लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। क्या है ये? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड एग्रीगेटेड डेटा मेकिंग इट चैलेंजिंग टू पिन पॉइंट स्पेसिफिक इश्यूज और एरियाज ऑफ कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स अ लॉस इन अ पर्टिकुलर डिवीजन। जी हाँ, मेरे बिजनेस का बहुत सारा डिवीजन है, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन क्या हो गया? वो लॉस कर गया। तो इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्स ऑन व्हाई द डिवीजन इज अंडर परफॉर्मिंग। जी हाँ, तब वो ये नहीं बताता कि वो किस कारण से लॉस हुआ, वो खाली सिर्फ इतना बताते कि भैया लॉस हुआ है। तो खुद सोचकर देखिए, अगर मैनेजमेंट को उसका कारण ना पता चले कि भैया मेरा ये पर्टिकुलर यूनिट क्यों लॉस में है, तो मैनेजमेंट उसका एक्शन कैसे लेगा, उसको सुधारेगा कैसे? जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा मांगा गया तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने क्या बोला? भैया मेरा काम है रिपोर्टिंग करना, देखो आपका ये डिपार्टमेंट लॉस किया, मैंने आपको बता दिया, अब आप जानो आपका काम जाने। कारण तो हम बताएंगे नहीं, हम सिर्फ ये बताएंगे कि लॉस हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? एक लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है टाइमिंग डिफरेंस। जी हाँ, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या? देयर मे बी टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन व्हेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड व्हेन कैश फ्लोज ऑकर। जी हाँ, आपने रिकॉर्ड कब किया और पैसे कब इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। मतलब मैंने आज ही खर्चा मान लिया, मार्च महीने की सैलरी
जो मैं अप्रैल में देने वाला हूं, तो मैंने खर्चा तो मार्च में ही मान लिया, लेकिन एक्चुअल कैश का फ्लो आपका कब होगा? एक्चुअल कैश का फ्लो आपका अप्रैल महीना में होगा। तो देयर में भी पॉसिबिलिटी क्या कि आपने खर्चा जब माना और आपका एक्चुअल जो कैश गया, उन दोनों में टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। तो जब दो चीजों में टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है तो उसको आप एक्यूरेट कैसे बोल सकते हो? जो चीज हुई ही नहीं है आप बोलते हो कि मान लो वो हो गया, तो वो एक्यूरेट कैसे हो सकता है? मैंने एक आदमी को सामान बेचा उधारी में 100 रुपए का, मैंने एक आदमी को सामान बेचा 100 रुपए का, वो सामान मैंने खरीदा कितने में था? 80 रुपए में। तो इसके ऊपर मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। कब होगा? जब एक्चुअल में वो आदमी मुझे 100 रुपए दे दे तब। क्योंकि मान लो अगर वो मेरे को 100 रुपए अभी तक दिया ही नहीं है, तो जो पैसा मुझे मिला ही नहीं है, तो उसका मैं प्रॉफिट कैसे मान लूं? लेकिन अकाउंटिंग बोलती है आपको मानना पड़ेगा। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। देन नेक्स्ट लिमिटेशन, नो गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। जी हाँ, ये आपको सॉल्वेंसी होने की गारंटी नहीं देता है। मतलब क्या कि आपके पास सफिशिएंट रहेगा हमेशा, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। एक कंपनी में हैव पॉजिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भैया उसका प्रॉफिट दिख रहा है हमको, लेकिन इट स्टिल बी इंसॉल्वेंट ड्यू टू लैक ऑफ कैश और डिफिकल्टी इन कन्वर्टिंग एसेट्स टू कैश। लेकिन फिर भी वो इंसॉल्वेंट हो सकती है क्योंकि वो उसके पास जो भी एसेट है उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास लैंड है 5 करोड़ रुपए का और मुझे लोन चुकाना है मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का, ठीक है। और मान लीजिए कि आज के तारीख में ये लैंड की मार्केट वैल्यू हो जाएगी 10 करोड़ रुपए। मान लीजिए जब खरीदा था मैंने 5 करोड़ का खरीदा था, आज की तारीख में इसका वैल्यू 10 करोड़ होगा, नो इशू। और आज की तारीख में मुझे लोन भी देना है 10 करोड़ रुपए का। तब दिक्कत क्या हो रही है कि मैं इस लैंड को जब बेचने जा रहा हूं तो कोई खरीदार ही नहीं है, तो मैं इसको बेच ही नहीं पा रहा क्योंकि बड़ा लैंड है। मैं इसको बेच ही नहीं पा रहा क्योंकि लैंड थोड़ा सा अंदर वाले एरिया में है। तो कुछ भी कारण हो सकता है। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट होने के बावजूद भी वो अपना लायबिलिटी चुका नहीं पाता और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, जबकि फाइनेंशियल क्या बताता है? आपके पास है सफिशिएंट। फिर देखिए कॉम्प्लेक्सिटी। जी हाँ, जब आप अकाउंटिंग करते हो ना तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझना जरूरी है। कहीं कहीं पर जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम एक चीज पढ़ते हैं क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंड एएस के साथ कंप्लायंस होना जरूरी है, तभी वो एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा। तो बहुत बार इंड एएस को समझना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि कुछ कुछ ट्रांजिशन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर वो समझना ही अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो बनाना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आगे वाली क्लास में जो हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको ऐसा कुछ इतना दिक्कत नहीं आएगा। आप भरोसा रखिए, आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक अच्छे से समझाया जाएगा, फिकर नॉट। ये मत बोलिएगा कि आप तो ये सब बता के हमको डरा रहे हो, ना ना ना, ये सिर्फ वही बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा है। बस कुछ 1-2 पॉइंट और फिर हमारा आज का क्लास वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपेरेबिलिटी इशू। कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रॉस कंपनी कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग मेथड्स, स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। जी हाँ, मैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हूं और मैं अपना बिजनेस को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूं, लेकिन कभी कभी मुझे दिक्कत आएगी। क्यों? ये हो सकता है कि बीपीसीएल जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता होगा और आईओसीएल डब्ल्यूडीवी मेथड से करता होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। हो सकता है बीपीसीएल अकाउंटिंग पॉलिसी, इसकी कंपनी जो अकाउंटिंग पॉलिसी बनाती है वो अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है आईओसीएल के अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ। तो जब दो बिजनेस नो डाउट सेम इंडस्ट्री के हैं लेकिन दोनों का जब फाइनेंशियल्स बनाया गया है
एक का आधार कुछ और लिया गया है, दूसरे का आधार कुछ और लिया गया है, ऐसे में अगर हमको कंपेयर करना पड़ जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर बोला गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपेरेबिलिटी इश्यूज भी आते हैं कभी कभी। इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन ऑपरेशनल आइटम। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा मेन एक्टिविटी नहीं है लेकिन उसके कारण हमारा ओवरऑल प्रॉफिट अलग दिख रहा होगा। मतलब क्या, मान लीजिए मेरा काम है, मैं सामान को ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग करता हूँ मतलब सामान को बाय करता हूँ और फिर उसमें प्रॉफिट जोड़ के उसको मैं सेल कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी कारण से, आप इस चीज को देखिएगा, ईयर 1 मैंने 10 यूनिट बेचा 1000 रुपये में, ईयर 2 मैंने 15 यूनिट बेचा, कितना में, 1500 रुपये में, ईयर 3 मैंने फिर से 15 यूनिट बेचा 1500 रुपये का। लेकिन ईयर 3 में क्या हुआ, मेरी एक लॉटरी लग गई, तो जिससे मुझे और 1500 रुपये का फायदा हो गया। ये मान लो मेरी लॉटरी लग गई, तो टोटल ईयर 3 में मुझे फायदा कितना हुआ, 3000 रुपये का। टोटल ईयर 3 में प्रॉफिट क्या हो गया, 3000 रुपये का। लेकिन आइटम यहाँ भी मैं 15 ही बेचा हूँ, तो अगर मैं इन 2 साल को कंपेयर करूँ, ईयर 2 और ईयर 3, देखूंगा दोनों में मैंने 15-15 पीस ही बेचा था सामान। यहाँ अगर 1500 कमाया तो यहाँ भी 1500 कमाता तो बात सही होती, यहाँ तो मैं 3000 कमा लिया। तो ये जो आपका आइटम हो गया, दिस आइटम योर व्हाट, दिस इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आपका नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन से नहीं आया है। मेरा मेन ऑपरेशन क्या है, बाय किया, प्रॉफिट जोड़ा, सेल किया, दिस इज माय नॉर्मल ट्रेडिंग, नॉर्मल ऑपरेशन। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घुस गया और जो रिजल्ट निकला वो कुछ और ही हो गया, मतलब पूरा पिक्चर चेंज हो गया भैया। तो ये चीज आपको यहां पर बता रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको फिर अलग ही नहीं करता, क्योंकि वो बोलता है आपके बिजनेस का फायदा हुआ, मुझे फायदा दिखाना है, बस बात खत्म। तो यहां पर ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। देन मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड, फिर से वही एग्जांपल लूंगा मैं आपके सामने, क्या, सत्यम स्कैम। यहां पर मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट का इरादा था आपके साथ छल कपट फ्रॉड करने का, तो उसने क्या किया, मैनिपुलेट किया। मतलब क्या, एक आदमी आया और बोलता है कि चलो दिखा दो हमारे पास बहुत सारा एसेट है, दिखा दो कि हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं, दिखा दो कि हमारे पास कैश भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे उसने क्या किया, अकाउंटिंग से छेड़खानी करी। तो ये चीज़ तो हो रहा है। और लोगों का विश्वास जीतने के लिए उसने क्या किया, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पैसे खिला दिए। बोला एक काम करो, आप भी इतने सारा पैसे ले लो और आप हमारे फेवर में बस साइन मार दो और बोल दो सारी दुनिया को कि हमारा अकाउंट ट्रू एंड फेयर है। पीडब्ल्यूसी, मैंने बताया था आपको, एक बिग 4 सीए फर्म पीडब्ल्यूसी, उसने क्या किया, उसने पैसे ले लिया, सत्यम के साथ मिलकर उसने ये कांड कर दिया। तो ये भी पॉसिबल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को आप चेंज कर सकते हो। तो जिसको चेंज कर सकते हो वो तो अपने आप में एक लिमिटेशन हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लासेस। ये था हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ अगर डाउट होगा तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। नो डाउट, ओके। तो लास्ट जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था, कल सैटरडे है, सैटरडे को हमारी क्लासेस नहीं होंगी, सैटरडे को हमारी क्लासेस नहीं होंगी बिकॉज आप लोग का हाफ डे होता है। एंड फिर उसका संडे, मंडे, ट्यूसडे छुट्टी है। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे वेंसडे को 5 बजे। हाँ सर बोलिए। सर वीडियो बैकअप का हमने बताया था कि अगर कोई छूट जाए तो हमने ग्रुप में एक लिंक दिया था बैकअप फॉर्म के लिए। तो जो कैंडिडेट वो फॉर्म फिलअप करेगा उसके साथ वो शेयर किया जाएगा, और वो भी सिर्फ 24 आवर्स के लिए।
उस पर्सन को 24 आवर्स में वो वीडियो देखना है। अगर नहीं देखता है तो फिर से वीडियो वहाँ से प्राइवेट हो जाएगी। अगर हम ये पूरा ओपन लिबर्टी छोड़ देंगे तो फिर कोई यूज़ नहीं बनेगा उस चीज़ का। तो जिसका भी अगर कोई वीडियो लेक्चर छूट गया है, ग्रुप में लिंक आपके साथ शेयर की गई है, उस पर जाइए, सबमिट कीजिए, आपके साथ लिंक शेयर की जाएगी और उसको आप 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में सिर्फ आप उसको देख सकते हो। उसके बाद वो लिंक फिर से प्राइवेट हो जाएगी। हाँ सर बताइए। जी जी हाँ हाँ, वो शेयर कर रहा हूँ सर मैं, कल भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था, आप देखिएगा व्हाट्सएप, है ना। आप जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सबका आपको पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हम भी समझते हैं। क्लास में एक बार हो जाने के बाद अगर आप उसको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमने जो 2 टॉपिक पढ़ी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसका पीडीएफ आपको बस कुछ ही देर में आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। और कुछ डाउट है सर आप लोग का? नहीं, अब सब सोच रहे हैं 6 बज गए, अब तो घर जाना है। ओके सर, ठीक है, चलिए, नमस्ते, थैंक यू सो मच। हाँ सर। अच्छा, पाणिग्रह सर अभी नहीं पूछेंगे, वो जब ऑडिट का टाइम आएगा तब पूछेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।